हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री में आपने इससे पहले जो अपना चैप्टर हमारा चल रहा था 10th चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसमें हेलो एरीन्स हमने स्टार्ट किया था। हेलो एल्केन्स का सारे टॉपिक हमने लगभग क्लियर कर लिए थे, जिसमें कि हेलो एल्कीन्स के बारे में पढ़ा था, उनकी क्लासिफिकेशन हमने देखी थी, नॉमेनक्लेचर देखा था, आपका CX बॉन्ड यानी जो कार्बन और हेलोजन के बीच में वहाँ पर बॉन्ड बनता है उसका नेचर देखा था। साथ ही हमने क्या बात करी थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखा था कि अलग अलग विधियों से कैसे हेलो एल्केन को बनाया जाएगा। वहीं पर हमने बोला कि अभी हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या थी वो हमने देखी, जिसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, अलग अलग कंपाउंड के साथ उसको रिएक्ट कराया था। देन हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था हेलो एरीन्स, जिसमें कि हेलो एरीन्स क्या हैं और साथ ही हमने कुछ उसकी नॉमेनक्लेचर देखा था। ओके, आज हम कुछ और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन में। आइए चलते हैं। तो बच्चों, हमने हेलो एरीन स्टार्ट किया था। हेलो एरीन हमने क्या बोला था कि आपकी बेंजीन रिंग होगी, एरोमेटिक रिंग होगी, और उसमें क्या किया जाएगा, एक्स को अटैच कराया जाएगा डायरेक्ट किससे, आपके बेंजीन रिंग से। तो ये क्या हो जाएगा, आपका हेलो एरीन कहलाएगा। ठीक है, हेलो एरीन हमने क्या बोला था कि आपका बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग, उसमें एक हाइड्रोजन है। अगर हम इस हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं तो ये एराइल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपके उसमें। देन आप क्या करेंगे, प्लस एक्स करेंगे तो ये आपका बनता है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, ArX भी लिख सकते हो। ओके, यही आपका क्या है, एराइल हेलाइड भी आप इसको बोलते हैं। ठीक है, हेलो एरीन हो गया आपका, और क्या बोलते हैं, एराइल हेलाइड भी बोलते हैं। एराइल हेलाइड आप कभी बोल रहे थे इसको, एराइल हेलाइड कह रहे थे कॉमन सिस्टम में। ओके, और IPSC सिस्टम में आप उसको कह रहे थे हेलो एरीन। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा। यानी एरोमेटिक H का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग है आपकी। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, मतलब ये आपके कितने, 6 कार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन आपके जैसे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इस तरह से ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड समझते हैं। एक डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा, देन सिंगल बॉन्ड आएगा। ये आपके ऑल्टरनेट यानी एकांतर क्रम में एक जगह छोड़ करके फिर आपका डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, इस तरह से एकांतर क्रम में आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, और आप क्या मानते हैं कि सारे जो कार्बन होंगे वो कहीं ना कहीं से डबल बॉन्ड बना रहे होंगे। कैसे, 6 कार्बन की बात हम करते हैं, ये आपके 6 कार्बन हो गए। ठीक है, पहले इनको सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। अभी एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड बोल रहे हैं, तो इस तरह से आप एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगा देंगे। ये आपके डबल बॉन्ड हो गए। अभी आप क्या देखते हैं कि आपके लगभग सभी कार्बन क्या हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस कार्बन की बात करते हैं तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन, ये वाला कार्बन भी यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है, आपका ये 4th कार्बन भी यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है। 5th कार्बन की बात करेंगे तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, 6th कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो सारे कार्बन किससे जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और हम क्या कहते हैं कि डबल बॉन्ड से जुड़े होने के कारण इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। ठीक है, तो जब भी आपने क्या पढ़ा था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आपने क्लासीफाई किया था किसको, आपके हेलो एल्केन्स को। तो उसमें एक आपका आया था विनाइल लिक हेलाइड, और दूसरा आपका आया था एराइल हेलाइड। ठीक है, तो एराइल हेलाइड यही था जो आप हेलो एरीन अलग से टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके कार्बन होंगे। अभी आप क्या करेंगे, इन कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई है क्योंकि ये सिर्फ 3-3 बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, चौथा बॉन्ड बनाने के लिए हम इनके साथ हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो अभी कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाती है।
ओके, तो ये आप अब इतने 6 यहाँ पर हाइड्रोजन लग चुके हैं, 6 हाइड्रोजन लग चुके हैं किसमें, बेंजीन रिंग पे। अब इन 6 हाइड्रोजन में से आप किसी भी हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे यानी हटा देंगे वहां से। तो आपका ये क्या बन जाएगा, एराइल बन जाएगा, एरोमेटिक रिंग है अभी क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है। यहां से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम कह रहे हैं कि हम ये वाला H हटा देते हैं, ठीक है, ये H हटा दिया हमने, और इस H को हटाने पर हमने इसमें X ऐड कर दिया। तो आपका क्या बन जाएगा कंपाउंड, ये H और जहां से आपने H को हटाया था हाइड्रोजन से, वहां पर आप X जोड़ देते हैं, ठीक है। यही आपका क्या होता है, एराइल हैलाइड, और इसी को क्या बोलेंगे आप, हेलोएरिन बोलेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया हेलोएरिन क्या होता है। साथ ही हमने कॉमन सिस्टम से बोला था, तो कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम लगभग इसमें सेम ही होता है। कॉमन सिस्टम में आप क्या करते हैं कि पहले जैसे यहाँ पर जो भी हेलो एटम जुड़ा होगा तो उसको नाम बोल देंगे, जैसे अगर सपोज Cl है यहाँ पे तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोल देंगे, ठीक है, कॉमन सिस्टम में। वहीं आईयूपीएसी सिस्टम में जब भी आपको कोई भी नोमेनक्लेचर दिया जाता है, सपोज किसी भी कंपाउंड का नाम दिया है और अगर वहां पर 1 2 3 करके आपको पोजीशन बताई गई है किसी ग्रुप की, तो आपको समझ में आता है कि वो कौन सा नोमेनक्लेचर कौन सा सिस्टम का होगा, आईयूपीएसी सिस्टम का होगा। तो यहाँ पर अगर 1 क्लोरोबेंजीन लिखा है, दैट मीन्स कि ये क्या है, आईयूपीएसी नेम होगा। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने नोमेनक्लेचर जो देखा था उसमें यही सब था, अलग अलग कंपाउंड हमें दिए थे। क्लासिफिकेशन आपने देखी थी कि 3 तरह से हम क्लासिफाई करेंगे, किसको, आपके हेलो एरीन्स को। क्लासिफिकेशन कैसे की थी, पहला आपने बोला था मोनोहेलोजन, दूसरा क्या था आपका, डायहेलोजन, और तीसरा था पॉलीहेलोजन। ओके, देन आपने क्या बोला था, मोनोहेलोजन में आपकी रिंग में एक ही एक्स होगा, ठीक है, यही कहा था आपने। डायहेलोजन की बात करते हैं, डायहेलोजन में आपने क्या कहा था कि 2 हेलाइड ग्रुप जुड़ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। वहीं जब पॉलीहेलोजन की बात आई थी तो मोर देन 2 आपने क्या कहा था, इस तरह से आपने हेलोएरिन को 3 क्लासेस में क्या किया था, क्लासिफाई किया था। ओके, साथ साथ नोट करते रहेंगे बच्चों। देन मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन सिस्टम से आपका 3 तरह से इसके नाम आते हैं, एक आता है ऑर्थो, एक आता है पैरा, और एक आता है मेटा। ऑर्थो, पैरा, मेटा आपकी क्या होती है, पोजीशंस होती है। और पोजीशन किसकी होगी, जो भी आपका ग्रुप है उसके रिस्पेक्टिव आप पोजीशंस देखते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर कोई ग्रुप है जुड़ा हुआ एक्स, ठीक है, और कोई और ग्रुप यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में, इस एक्स के रिस्पेक्ट में आप क्या देखेंगे, पोजीशन देखेंगे। तो इस एक्स के जो आसपास वाली 2 पोजीशंस होंगी इनको ऑर्थो कहा जाता है, ठीक है, अगल बगल की जो क्या होंगी, पोजीशन होंगी। देन ऑर्थो के बाद आपकी आती है मेटा पोजीशन, ठीक है, और इस एक्स के ठीक ऑपोजिट, ये एक्स हो गया, इसके ठीक ऑपोजिट जो पोजीशन होती है दैट इज योर
पैरा पोजीशन। ओके, समझ गए क्या कहा? एक्स के अगल बगल वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, देन ऑर्थो के बाद जो आएगी वो मेटा होगी, एंड एक्स के ठीक ऑपोजिट जो होगी दैट इज योर पैरा पोजीशन। ओके, OMP भी हम इसे कहते हैं। आप कैसे याद रखते हैं? OMP। और OMP कैसे लगाएंगे आप? हेलोजन के बाद, जैसे ये हेलोजन ग्रुप हो गया आपका, या जो भी आपका वरीयता का ग्रुप होगा वहां पे ज्यादा, उसके रिस्पेक्ट में आप बताएंगे। ओके, देन जरूरी नहीं है आपका एक्स यही हो सकता है, ठीक है? आपका एक्स इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, यहाँ कहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमने बोला था कि सारे कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज हैं चूंकि, तो आप कोई भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सारी पोजीशंस पे आपके एक्स एटम जुड़ रहा हो। ओके, तो देखते हैं। ये हो गया एक तो केस आपका। दूसरा केस क्या हो सकता है आपका, कि जो आपका एक्स है वो किसी और पोजीशन पे जुड़ रहा है। यहां हमने एक्स को जोड़ दिया, तो अभी इसके रिस्पेक्टिव में आपकी ऑर्थो पोजीशंस क्या क्या हो जाएंगी? ये और ये हो जाएंगी, ठीक है? मेटा ये हो जाएगी ऑर्थो के बगल वाली, और इसके एक्स के ठीक ऑपोजिट ये वाली पोजीशन है, तो ये पैरा हो जाएगी। समझ गए? ये आपका सेकंड केस आ गया। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा आपका हो सकता है कि x को आपने यहां जोड़ दिया है, ठीक है? तो इसके बगल वाली ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, दोनों ऑर्थो के बाद आने वाली मेटा मेटा, एंड इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगी? पैरा हो जाएगी। तो होपफुली आपको ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन समझ में आई होंगी। जो भी आपका यहाँ पर ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में आप क्या देखेंगे? दूसरे ग्रुप की पोजीशन देखेंगे। ओके, यानी ये ऑर्थो मेटा पैरा पे कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। समझ रहे हैं? अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक दो कंपाउंड्स के नेम बताती हूँ, ठीक है? तो दोनों क्लोरो ग्रुप है बेंजीन रिंग में, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? अगर आप यहां से कहेंगे, अगर इसको आप मेन पार्ट समझेंगे बेंजीन रिंग का कि ये बेस है, तो इसके रिस्पेक्टिव में क्योंकि ये पास वाला पॉइंट है तो ये ऑर्थो हो जाएगा, ठीक है? ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी। देन अगर आप इसको बेस मानेंगे बेंजीन रिंग के साथ, तो इसके रिस्पेक्टिव में ये ऑर्थो हो जाएगी, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? दो क्लोरीन है, ऑर्थो, एक ऑर्थो पोजीशन पे है, तो क्या हो जाएगा? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और आपको ओ लिखा हुआ मिलता है, ठीक है? पूरा ऑर्थो नहीं मिलेगा आपको। दूसरा कंपाउंड बना रही हूं। ये क्या हो जाएगा? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या है? आपका कॉमन नेम है, ठीक है? IUPAC की बात करेंगे जब भी, तो आप पोजीशन बताएंगे, किसी के भी रिस्पेक्ट में पोजीशन ले लेंगे, और हम क्या कहते हैं कि नंबरिंग हमने वहां से शुरू करनी है जहां उस रूट से ले जानी है, या फिर उस श्रृंखला से ले जानी है जहां से आपका जो भी ग्रुप है वो कम नंबर पे आए। समझ रहे हैं? तो अगर मैं यहाँ से इस वाले रूट से जाती हूँ तो ये 6 पर पहुंचेगा, ठीक है? और अगर यहां से मैं नंबरिंग शुरू करती हूँ तो इसको 2 मिलेगा, इस वाले से जाऊंगी तो 6 मिलेगा। तो यहां से इस वाले उससे हम नंबरिंग शुरू करेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगी आपकी नंबरिंग? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6। ओके, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसको आप 1 मान सकते हैं, तो आपको फिर इसे 2 मानना होगा, ठीक है? इस वाले रूट से अगर जाएंगे, दोनों ही केस में आपका क्या होगा? नाम सेम होगा। क्या? 1 और 2 पे अगर हम यहां से करते हैं नंबरिंग, तब भी 1 पर और 2 पर आपका क्या आ रहा है? क्लोरो ग्रुप आ रहा है। अगर आप इसके ऑपोजिट चलते हैं, दूसरा वो बता देती हूँ मैं आपको। अगर आप इसको 1 पोजीशन देते हैं, इसको 2 देंगे, देन ये 3 4 5 6, तब भी आपका 1 और 2 पे ही क्लोरो आ रहा है। समझ गए? तो आप कहीं से भी क्या कर सकते हैं? 1 2
डाइक्लोरो बेंजीन, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। 1 और 2 पर आपका क्या है, क्लोरो है, 2 क्लोरो है तो डाई आ गया, बेंजीन। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, एक ये हो गया और दूसरा क्या हो सकता है आपका, इसको 1 मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6, दोनों ही केस पर आपका 1 पर ओके एंड 3 पर ब्रोमीन आ रहा है तो नाम क्या हो जाएगा आपका 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। ओके, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। चलिए, तो ये मैंने आपको एक और बार रिवाइज करवा दिया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं आपके जो हेलो एरीन्स हैं इनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसके बारे में बात, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स यानी आपके जो हेलो एरीन्स हैं उनके क्या क्या भौतिक गुण हो सकते हैं। तो जैसे हमने हेलो एल्केन्स के भौतिक गुण देखे थे वैसे ही किसके देखेंगे, आपके हेलो एरीन्स के। तो पहला आता है आपका फिजिकल स्टेट एंड कलर। ठीक है, हेलो एरीन्स आर ईदर कलरलेस लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्या समझ में आता है आपको? अगर कलर की बात करेंगे यानी रंग की तो कैसे हैं, कलरलेस है, और जब भी कलरलेस होंगे तो कैसे मिलेंगे आपको, लिक्विड मिलेंगे यानी रंगहीन द्रव के रूप में। दूसरा क्या बोला है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकता है। ठीक है, यानी क्रिस्टलाइन क्या, ठोस आपके। तो जो हेलो एरीन्स होते हैं या तो वो आपको द्रव अवस्था में मिलेंगे, कलरलेस द्रव होंगे यानी रंगहीन होंगे, रंग उनका किसी प्रकार का नहीं होगा। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि अगर ठोस अवस्था में होंगे तो क्रिस्टलाइन ठोस होंगे। ओके, तो ये क्या था, पहली प्रॉपर्टी है आपकी किसकी, हेलो एरीन्स की। जल्दी से नोट करेंगे फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके, तो ये आपकी क्या हो गई थी, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई थी। नेक्स्ट आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। ठीक है, तो विलेयता आपकी क्या होती है, जहां पर आप देखते हैं कि आपका जो कंपाउंड होगा वो सॉल्युबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वाटर के साथ आप उसकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं, साथ ही साथ अलग अलग सॉल्वेंट्स यानी विलायकों में आप उसकी क्या देखते हैं, विलेयता देखते हैं कि वो किस प्रकार से घुल रहा है। तो क्या कह रहे हैं, दे आर इनसॉल्युबल, दे आर मीन्स हेलो एरीन्स। ओके, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर यानी कैसे हैं, अघुलनशील है। किसमें, वाटर में, पानी में, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज इथाइल एल्कोहल दैट इज इथेनॉल। ये इथाइल एल्कोहल क्या है आपका, इथेनॉल, C2H5OH, डाइथाइल ईथर एक्सेट्रा। हेलो एरीन्स have low polarity, therefore they are insoluble in water. Due to low polarity, they cannot form hydrogen bonds with the water molecule and cannot break the hydrogen bonds present in water molecule. क्या समझ में आता है इससे,
कि जो आपके क्या होंगे, हेलो एरीन्स होंगे। हेलो एरीन्स में क्या हो रहा होगा, कार्बन और हाँ, जो आपका हेलोजन है उसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, CX बॉन्ड जिसे आप बोलते हैं, वो बॉन्ड बन रहा है। जब वो बॉन्ड टूटेगा, कब टूटेगा, जब आप उस हेलो एरीन्स को कहाँ डालेंगे, पानी में ऐड करेंगे। ठीक है, का जो हेलो एरीन है उसमें CX बॉन्ड है, मैं कह रही हूँ। ठीक है, और इसको कहाँ डाला जा रहा है, H2O में डाला जा रहा है। तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, एक ही CX बॉन्ड हो गया। तो जब इसको पानी में मिलाया जाएगा घोलने के लिए, सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए, तो आपका ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए, CX बॉन्ड टूटेगा तभी यहाँ से ये H2O के साथ बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि इनकी लो पोलैरिटी होने के कारण CX बॉन्ड टूटने में जितनी एनर्जी आपकी लगेगी, उससे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी, आपका यहाँ जो नया बॉन्ड फॉर्म होगा उसके लिए। और वो बॉन्ड इतनी आसानी से फॉर्म नहीं हो पाता है। तो जब नया बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, दैट मीन्स कि वो क्या नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है वहां पे, और ब्रेक ना होने के कारण ही सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, बंद नहीं बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। किसका, इसका, CX का, यानी आपका जो हेलो एरीन है उसका पानी के मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, एंड कैनॉट ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। और जो ये वाला बॉन्ड है यहाँ पर H2O में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। ओके, तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि जो आपका पानी है उसमें जो आपके क्या होंगे, हेलो एरीन्स होंगे, वो इनसॉल्युबल होंगे। ओके, कहीं कहीं पे लेस सॉल्युबल वर्ड भी लिखा होता है। ओके, तो आप समझ जाएंगे कि वहां वो अच्छे से वाटर के साथ क्या नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी यानी घनत्व। जिस प्रकार से आपके हेलो एल्केन्स के क्या हो रहे थे, घनत्व बढ़ रहा था, कभी जब उनका जो आपका हेलाइड एटम था उसका क्या हो रहा था, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट बढ़ रहा था। ठीक है, तो एटॉमिक वेट कब बढ़ता है आपका, जब ग्रुप में आप ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं वर्ग में, तो वहां पर आपको एटॉमिक वेट बढ़ता हुआ दिखता है। यानी जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ को बढ़ेंगे, फ्लोरीन से क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, तो जब आप इस तरह से जाएंगे तो आपको एटॉमिक वेट बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है आपका एटॉमिक वेट। तो यानी जिसमें फ्लोरीन जुड़ा हुआ होगा उसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन का कम हो जाएगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन, और ब्रोमीन का कम हो जाएगा किससे, आयोडीन। ठीक है, तो डेंसिटी होता क्या है आपका, डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यानी ये किस पर निर्भर कर रहा है, मास पर निर्भर कर रहा है। तो जब हम किसी कंपाउंड की बात करेंगे, यौगिक की बात करेंगे, तो हम उसको मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। तो यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, ठीक है, उसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उस मॉलिक्यूल में जैसे इनमें से कोई भी ज्यादा एटॉमिक मास वाला हेलोजन जुड़ेगा, या फिर उसमें एक्स्ट्रा कोई कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूल का क्या होगा, पूरा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, जिससे उसकी डेंसिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल ये आपका आयोडोबेंजीन है। ठीक है, बेंजीन रिंग सब में क्या है, कॉमन है। चेंज क्या हो रहा है आपका, हेलाइड चेंज हो रहा है। ये क्या होगा, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Br। ओके, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन की ज्यादा होगी किससे, क्लोरोबेंजीन से, और क्लोरोबेंजीन की ज्यादा होगी किससे, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, और यही आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी भी।
तो क्या कह रहे हैं, दे आर हैवियर देन वाटर, पानी से क्या होते हैं, भारी होते हैं। द डेंसिटी ऑफ हेलोएरिन्स इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर ऑफ द हेलोजन एटम। यही हमने कहा कि जैसे जैसे हेलोजन एटम का क्या होगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर के साथ साथ क्या बढ़ेगा, एटॉमिक मास भी तो बढ़ेगा। तो एटॉमिक मास बढ़ने से आपका क्या हो जाएगा, उसका डेंसिटी भी बढ़ने लगेगी। ओके, तो ये आपका क्या है, ऑर्डर है डेंसिटी का। तो इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखें। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मोनोहेलोएरिन्स increases with an increase in the size of the halogen atom provide the aryl group is the same। ओके, क्या कह रहे हैं, अगर आपका एराइल ग्रुप सेम है तो जैसे जैसे आपका क्या होगा, हेलोजन एटम का साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, हेलोजन एटम का साइज बढ़ेगा। हेलोजन एटम का साइज कैसे बढ़ता है, हमने पढ़ा है वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, मतलब फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलने पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ने से एटॉमिक का साइज भी बढ़ता जाता है। ठीक है, जितना ज्यादा एटॉमिक का साइज बढ़ेगा उसमें इंटरेक्शन उतना ज्यादा बढ़ेगा, यानी उतने ज्यादा वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन वहां पर होगा। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया, एराइल ग्रुप अगर सेम है यानी आपका बेंजीन रिंग है, सब जगह बेंजीन रिंग है। ये बेंजीन रिंग है आपकी सभी जगह कॉमन, बस अब डिपेंड किस में करेगा, आपका हेलोजन एटम पे जुड़ेगा, डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे F है, यहाँ पे Cl है, ये Br है आपका, और ये I है, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी जो आपका फ्लोरोबेंजीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, और आयोडोबेंजीन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। वहीं बॉइलिंग पॉइंट भी आपका सेम ऑर्डर फॉलो करता है कि आपका फ्लोरोबेंजीन से आयोडोबेंजीन तक जाने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ओके, तो बच्चों होपफुली आपको सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं आपको क्विक रिवाइज करा देती हूँ इसका। क्या फिजिकल स्टेट और कलर की बात कर रहे हैं, जहां पर हमने क्या कहा, कलरलेस लिक्विड होंगे या तो हेलोएरिन्स, या फिर कैसे होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको मिलेंगे। ओके, क्रिस्टल की तरह सॉलिड होंगे। क्रिस्टल समझ में आता है कौन सी स्टेट होती है। देन सॉल्युबिलिटी, विलेयता की बात की तो सॉल्युबिलिटी क्या कहती है कि जो आपके हेलोएरिन्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी अघुलनशील होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। और उसका कारण क्या है कि जो आपका हेलोएरिन है वो वाटर का बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको तोड़ नहीं पाता है और अपना नया बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता है, इस वजह से वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। वहीं हमने किसकी बात की, डेंसिटी की बात की, तो डेंसिटी या घनत्व आपका क्या कहता है कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी यही कहता है कि आपका क्या हो रहा है, जो आपके हेलोजन एटम है उनका मास बढ़ रहा है, मास बढ़ने से मास बढ़ता है और साथ साथ आपका क्या बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने से वॉन डेर वाल इंटरेक्शन ज्यादा होगा, जिसके कारण आपका क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, यानी फ्लोरीन से आयोडीन तक आप जब चलेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। ओके, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा।
तो होपफुली बच्चों आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर में हेलो एरीन्स को अच्छे से समझा, जिसमें हमने किसकी बात की कि आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं हेलो एरीन की, वो हमने पढ़ी, जिसमें हमने डेंसिटी पढ़ा, साथ ही सॉल्युबिलिटी पढ़ी, फिजिकल स्टेट की बात की, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है या कोई डाउट रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। अपने नेक्स्ट सेशन में हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हेलो एरीन की, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।